चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो आप अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए, इससे पहले जो कुछ क्वेश्चंस किए हमारे एरर्स के क्वेश्चंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के दोस्तों। और फ्रेज रिप्लेसमेंट में जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है आपका एक कलर्ड पार्ट में कुछ वर्ड्स आपके लिखे हैं और इस वर्ड में जो है कुछ ना कुछ एरर है। अब एरर आपका ग्रामर का भी हो सकता है, स्पेलिंग का भी हो सकता है और कॉन्टेक्चुअली मीनिंग वाइज भी जो है इसमें कुछ एरर हो सकता है। ठीक है, बट हमको जो है कंसेप्ट को समझते हुए जो है इसको सॉल्व करना है। देखो 5 ऑप्शंस आपके सामने है, कोई एक ऑप्शन आपको राइट इसमें टिक करना है और बहुत ही क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस हैं ये। ठीक है, देखते हैं चलिए। तो द पार्टिसिपेंट्स provided their valuable feedback pertaining और न्यू सर्विसेज। ठीक है, क्या इसका मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो पार्टिसिपेंट्स है ना, जो पार्टिसिपेंट्स जो लोग भागीदार उसमें बने हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने प्रोवाइड किया। देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का हमारा ये पूरा सेंटेंस जाने वाला है। ठीक है ना। अब आप देखो कि पार्टिसिपेंट्स ने प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया? अपने देयर मतलब उनके अपने क्या वैल्यूएबल फीडबैक, उनकी जो कीमती उनका जो फीडबैक था। देखो वैल्यूएबल क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है और फीडबैक जो है ये आपका मेन नाउन है। ये ठीक है, ये एडजेक्टिव और फीडबैक, उसका जो फीडबैक है वो नाउन है। आगे देखते हैं पर्टेनिंग। अब पर्टेनिंग आर न्यू सर्विसेज। अब पर्टेनिंग जो वर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक तो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि पर्टेनिंग जो है उसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, ये बिल्कुल आप लोग याद रखें। पर्टेनिंग जो है इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है और इसी के मीनिंग वाला वर्ड होता है। पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड। क्या मतलब होता है? रिलेटेड। और आपको पता है कि रिलेटेड के साथ भी हम लोग टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। मतलब सीधा सीधा एक एरर हमारे दिमाग में हमको आ गया, हमको पकड़ में आ गया कि पर्टेनिंग जो है वो कभी भी अकेला हम लोग नहीं लगाने वाले हैं, पर्टेनिंग के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। ठीक है ना। तो पर्टेनिंग टू आर न्यू सर्विसेज, बिल्कुल यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देखो कहां लिखा है। देखो और कोई काटछाट करने की जरूरत हमको नहीं है। जितना ज्यादा ऑप्शंस में हम लोग डीप में जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा इसका करने का जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो ये है दोस्तों कि आप इसको एरर करेक्शंस की तरह सॉल्व करो। आप ये समझो कि आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और फिर आप इसको सॉल्व करो। फिर आप देखो कि यहाँ पर इसी के अंदर आप कैसे करेक्शन कर पा रहे हो, है ना, वही आप देखो। तो यहाँ पर हमको इस ऑप्शन को देखने के पहले ही हमको समझ में आ गया कि पर्टेनिंग जो है उसके साथ टू प्रीपोजिशन आना है, मतलब हमारा आंसर वही होने वाला है। तो देखो ये क्या लिखा है, वैल्यू, बाकी कोई भी चेंज नहीं। ठीक है ना वैल्यूएबल में चेंज, ना फीडबैक में, किसी में भी चेंज नहीं, कोई दूसरा चेंज नहीं, केवल हमको इसमें टू ऐड करना है। तो देखो वैल्यूएबल फीडबैक पर्टेनिंग टू, इसका मतलब ये सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप देखो वैल्यूड, तो यहाँ ईडी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएबल जो है अपने आप में वो पूरा एक एडजेक्टिव है और सही मीनिंग आ रहा है, तो वैल्यूड लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। वैल्यूएबल फीडबैक पर्टेनिंग विथ नहीं आता है। ठीक है, पर्टेनिंग के साथ विथ नहीं आता है। उसके अलावा वैल्यूड फीडबैक जो है ये भी नहीं होगा और नो करेक्शन भी नहीं, मतलब सी वाला जो है आपका बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट वाला हमारा जो 166 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लिखा है? फ्रेज रिप्लेसमेंट का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देखते हैं। आई आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ देम हु वर पेशेंट्स वर हैबिचुएटेड टू ड्रिंकिंग। क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है? आप देखो, आई आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ देम। ठीक है, तो आई आस्क्ड ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है दोस्तों। इसका मतलब सेंटेंस पूरा हमारा जो है पास्ट टेंस का ये पर्टिकुलर सेंटेंस है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ देम, कि मैंने पूछा हाउ मेनी ऑफ देम हु वर पेशेंट, कि जो कि पेशेंट है और जो कि हैबिचुएटेड है। किस चीज के? हैबिचुएटेड का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज का क्या होना? आदी होना, किसी चीज से जो है उसकी आदत पड़ जाना, ये यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग जो है, कितने पेशेंट जो है वो
ड्रिंकिंग मतलब शराब जो है उसको पीने के आदी है। ये तो इसका मोटा मोटा मीनिंग हो गया। अब आप देखो एक चीज दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि देम और हु ये कभी भी हम लोग एक साथ नहीं लगाते हैं। याद रखो बस बिल्कुल इसको कि देम और हु का कॉम्बिनेशन कभी भी एक साथ नहीं लगाना है। उसके बदले ये जो आपका प्लूरल प्रोनाउन होने वाला है ये देम के बदले क्या हो जाएगा, दोज जो है दोज हु, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। दोज हु जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक मिस्टेक तो हमको पता चली, देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये फ्रेज रिप्लेसमेंट को दोस्तों आप लोग बिल्कुल एरर करेक्शंस की तरह लो, बहुत आसानी से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में आप शुरू में ही आप अगर चले जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। आपको मैं बता रहा हूं बहुत कंफ्यूज आप हो सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करो कि इसको एरर करेक्शंस की तरह देखो और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जो हमने कंसेप्ट सारे पढ़े हैं वो बिल्कुल रिवाइंड करो, ठीक। जैसे यहां पर आप देखो कि हाउ मेनी ऑफ देम, तो मैंने जैसे बताया कि देम और हु इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये गलत होता है और इसके बदले जो राइट हो जाएगा वो क्या है, दोज हु, ठीक है। तो आई आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ दोज हु वर, आगे देखो, देखो यहां पर दोज ये आपका प्लूरल नाउन, यहां पर हमने इसको कर दिया दोज और ये प्लूरल है तो जाहिर सी बात है इसके बाद हु के बाद जो कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और हु के बाद जो आपका वर्ब आने वाला है दोस्तों वो भी प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है इस एंटीसीडेंट के ऊपर, दोज के ऊपर, ठीक है। तो दोज हु वर पेशेंट्स की जो कि पेशेंट्स है वर हैबिचुएटेड टू ड्रिंकिंग, यहां पे वापस आपका एक एरर आ गया। आप देखो हैबिचुएटेड जो है उसके साथ आप टू नहीं लगाते हो। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपका एक वर्ड है हैबिचुएटेड, ठीक है। तो हैबिचुएटेड जो है उसके बाद दोस्तों ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ध्यान देना। हैबिचुएटेड के बाद क्या होता है, ऑफ प्रीपोजिशन आता है। एक और वर्ड होता है अकस्टम्ड, ठीक है। क्या होता है, अकस्टम्ड, और अकस्टम्ड जो है उसके बाद टू आता है दोस्तों। अकस्टम याद रखो, अकस्टम जो आपका वर्ड है उसके बाद जो है टू आता है। उसी तरीके से एक और वर्ड है एडिक्टेड, ठीक है ना, वर्ड है एडिक्टेड और एडिक्टेड के बाद में भी टू आता है। तीनों वर्ड का आपका मीनिंग सेम है। मीनिंग क्या है, आदी होना, किसी चीज से की लत लग जाना एक तरह से। तो मीनिंग मैंने आपको बताया कि आदी होना, लेकिन याद रखो अलग अलग वर्ड्स सेम मीनिंग वाले, अलग अलग वर्ड्स जो है उनके साथ जो है डिफरेंट प्रीपोजिशंस आता है। आप देखो हैबिचुएटेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, अकस्टम के बाद टू प्रीपोजिशन आता है और एडिक्टेड वर्ड अगर आया दोस्तों तो उसके बाद टू प्रीपोजिशन यहां पर आना है। इसका मतलब यहां पर आप देखो हैबिचुएटेड के बाद टू आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑफ जो है वो बिल्कुल आपका बराबर है कि पेशेंट्स वर हैबिचुएटेड ऑफ ड्रिंकिंग, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप पढ़ो कि आई आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ दोज, ये भी आपका रॉन्ग है। हाउ मेनी ऑफ दोज हु वर पेशेंट्स वर हैबिचुएटेड ऑफ ड्रिंकिंग, जब आप कंफर्म हो जाओ 100% कि हाँ ये आपका आंसर है, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप आपकी ऑप्शंस को देखो, ठीक है ना। देखो देम, तो देम आप सबसे पहले नहीं आने वाला है, कट कर दो। दोज के बाद आपके पास ऑप्शन है, ये देम भी आपका नहीं आने वाला है, तो ये ऑप्शंस पहले जो ऑप्शंस रॉन्ग है उसको कट करो, ठीक है। अब देखो दोज में दोनों है, ये क्या है, दोज हु वर पेशेंट्स वर हैबिचुएटेड टू, टू प्रीपोजिशन नहीं आना है, ऑफ प्रीपोजिशन आपका आने वाला है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आप देखो दोज हु वर पेशेंट्स वर हैबिचुएटेड ऑफ ड्रिंकिंग, ये आपका सही हो जाएगा। सही आंसर क्या है, आई आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ दोज हु वर पेशेंट्स वर हैबिचुएटेड ऑफ ड्रिंकिंग, बिल्कुल हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 167 वाला क्वेश्चन जो है, आप देखें, द प्रिंसिपल सेड द वीक स्टूडेंट्स मस्ट बी सीरियसली टेकन केयर ऑफ। क्या मतलब है इसका,
प्रिंसिपल ने क्या कहा, देखो प्रिंसिपल ने कहा कि ये जो वीक स्टूडेंट्स है ना, ये जो कमजोर बच्चे हैं ना, इनको क्या करना होगा, इन पर सीरियसली इन पर ध्यान देना होगा। अब सीरियसली ध्यान देना होगा, उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, मस्ट बी, बिल्कुल देना ही होगा। मस्ट का मतलब होता है कंपलसरी, बिल्कुल एकदम जोर देकर कि उन पर सीरियसली एकदम ध्यान देना होगा। और उसको कैसे बोलते हैं, टेकन केयर ऑफ। अब देखो दोस्तों, कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, देखो मस्ट, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो मैंने बताया था कि कभी भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद दोस्तों कोई प्रीपोजिशन अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये आपका किसका है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है ना। किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आप देखो यहाँ पर बी जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और टेकन जो है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और केयर ऑफ पूरा इस तरीके से टेकन केयर ऑफ, तो ये ऑफ आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, ये आपका पर्टिकुलर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ने कहा कि वीक स्टूडेंट्स मस्ट बी सीरियसली टेकन केयर ऑफ, इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल पैसिव वॉइस लग रहा है, और इसमें कोई एरर के चांसेस मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। प्रिंसिपल ने कहा कि जो कमजोर बच्चे हैं उनका क्या होना चाहिए, एकदम गंभीरता से उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, बिल्कुल रखा जाना चाहिए, उस तरीके से आपका ये मीनिंग आ रहा है। ध्यान रखना चाहिए नहीं होता है, रखा जाना चाहिए, तो बी टेकन केयर ऑफ बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ऑप्शन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों कोई भी एरर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बिल्कुल बिना ऑप्शन देखे दोस्तों फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आप लोग करने की आदत डालो। ऑप्शंस देखोगे 100% बता रहा हूं कंफ्यूज होगे, आपको लगेगा हर एक ऑप्शन पे आपको लगेगा अरे ये भी हो सकता है, मस्ट टेक केयर से सीरियसली भी हो सकता है, हैव सीरियसली टेकन केयर ऑफ, बिल्कुल ये भी लग रहा है। आप देखो हैव सीरियसली टेकन केयर ऑफ, हैव बीन सीरियसली टेकन केयर ऑफ, आर टेकन, मतलब हर ऑप्शन में आप बिल्कुल कंफ्यूज होगे, आपको लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। कि जब आप देखो कि ये पैसिव वॉइस का आपका स्ट्रक्चर है, और पैसिव वॉइस में बिल्कुल इसी तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, बिल्कुल यही होता है। आप देखो मस्ट टेक केयर सीरियसली, अब यहां ये तो बिल्कुल होगा नहीं। प्रिंसिपल सेड द वीक स्टूडेंट मस्ट टेक केयर सीरियसली, देखो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल ने कहा है कि जो कमजोर बच्चे हैं वो सीरियसली अपना ध्यान रखना है, मतलब और कोई उनका ध्यान नहीं रखेगा, जो कमजोर बच्चे हैं वो खुद अपना ध्यान रखेंगे, सीरियसली एकदम गंभीरता से अपना ध्यान रखेंगे। तो यहां ये बात नहीं बताई जा रही है कि सीरियस बच्चे खुद अपना स्वयं अपना ध्यान रखेंगे, ये बताया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा कि सीरियस बच्चों का आपको बिल्कुल गंभीरता से ध्यान रखना है, ठीक है। सीरियस बच्चे खुद नहीं रखने वाले, तो ये आपका देखो मीनिंग चेंज हो गया। अगला आप पढ़ो, प्रिंसिपल सेड द वीक स्टूडेंट्स हैव सीरियसली टेकन केयर ऑफ, तो वीक स्टूडेंट्स हैव सीरियसली टेकन केयर, देखो वीक स्टूडेंट्स हैव मतलब वीक स्टूडेंट ने किया, सीरियसली टेकन केयर ऑफ किया, क्या किया, गंभीरता से ध्यान, कुछ तो भी जा रहा है, बिना मीनिंग नहीं आएगा। हैव बीन सीरियसली टेकन, तो देखो हैव बीन यहां पर है आपका, तो देखो अगर हैव बीन यहां पर है, यहां पर ये बीन जो है वर्ब का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हैव बीन, तो यहां पे टेकन नहीं, फिर वो टेकिंग हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद वापस से दो दो वर्ब के थर्ड फॉर्म क्यों आएंगे। मीनिंग में आप देखो, प्रिंसिपल सेड द वीक स्टूडेंट्स हैव बीन सीरियसली टेकन केयर ऑफ, अच्छा इसका मीनिंग पता है क्या होगा, प्रिंसिपल ने कहा कि जो कमजोर बच्चे हैं उनका गंभीरता से ध्यान रखा गया, पहले से ही रखा गया, कुछ और मीनिंग हो रहा है। यहां पर मस्ट नहीं लगाया तो मीनिंग कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो आपका आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। अब क्या है, प्रिंसिपल सेड द वीक स्टूडेंट्स आर टेकन केयर सीरियसली, आर टेकन केयर, ये भी इंस्ट्रक्शन हो रहा है कि जो कमजोर बच्चे हैं वो
ध्यान रखे गए एकदम गंभीरता से, बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई नया सेंटेंस नहीं बनाना है, ये भी याद रखना है दोस्तों। जो सेंटेंस है हमारा उसी में करेक्शन करना है, आपको कोई नए तरीके का सेंटेंस, नए मीनिंग का सेंटेंस नहीं डेवलप करना है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जितना ज्यादा आप सीधा कंफ्यूजन इस पर आओगे, आपके ऑप्शंस पर, आप उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे। इससे अच्छा क्या है कि पहले ही आप बिल्कुल मन बना लो, इसको पूरा ट्राई करो सॉल्व करने का, और उसके बाद सीधा आंसर आप देखो। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पर्टिकुलर हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है, ठीक है ना। इसका मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड, हमारा एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आप देखें। अगला क्वेश्चन हमारा 168 का वापस ये जो क्वेश्चन है फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों एक सिंगल वर्ड यहाँ पर कलर्ड है। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली ये पर्टिकुलर जो फ्रेज है आपका, ये ईडियम रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ईडियम रिप्लेसमेंट का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि ये जो वर्ड है आपका बूस्ट, इसके मीनिंग वाला या इसके सिनोनिम्स वाला कौन सा ईडियम जो है वो इनमें से होने वाला है। अब आप ऑप्शंस देखें दोस्तों, ए में हमारे पास 4 देखो अलग अलग ईडियम्स है। अब ये भी हो सकता है कि 2 ईडियम का मीनिंग जो है बूस्ट से हो, जैसे बोथ ए एंड डी भी ऑप्शन आपके सामने है, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अ फ्यू वर्ड्स ऑफ द कोच एक्टेड एज अ बूस्ट फॉर ऑल द प्लेयर्स। देखो क्या इसका मीनिंग है कि कुछ अ फ्यू वर्ड, बिल्कुल बोलते हैं अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और ये अ फ्यू जो है दोस्तों ये आपका पॉजिटिव सेंस देता है कि कुछ वर्ड्स है ना, कुछ अच्छे वर्ड्स, मतलब पॉजिटिव सेंस आपका देता है। अगर यहां पर केवल फ्यू होता तो ये आपका नेगेटिव सेंस हो जाता कि कुछ या बहुत कम, कुछ केवल फ्यू का जो है वो मीनिंग आ जाता है बहुत कम, तो इस तरह से मीनिंग आ जाता है। बट यहां पर देखो पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है कि कुछ वर्ड्स किस चीज के, ऑफ कोच, वो जो कोच है उसके कुछ अच्छे काइंड जो वर्ड्स हैं, एक्टेड, उसने एक्ट किया, मतलब वो जो वर्ड्स हैं उन्होंने एक्ट किया, क्या? एज अ बूस्ट। किस तरह से एज एक्ट किया? एज अ बूस्ट की तरह एक्ट किया। फॉर किसके लिए? ऑल द प्लेयर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले आप खुद अपने से ट्राई करो बिना ऑप्शन देखे कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। आप देखो यहां पर मैंने शुरुआत में बताया कि आपका पॉजिटिव अ फ्यू जो है पॉजिटिव वर्ड है ना, और किसके फ्यू वर्ड्स? कोच के फ्यू वर्ड। वो कैसे एक्ट करेंगे? डैश एक्ट करेंगे, मान लीजिए किसके लिए? उन खिलाड़ियों के लिए। तो आप इसको पढ़ने से जो है एक चीज हमको समझ में आ रही है दोस्तों कि पूरा हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है ना। पूरा सेंस इसका जो है पॉजिटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर बूस्ट वर्ड है ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। आप बोलते हैं ना बूस्ट अप, है ना, आई गॉट बूस्ट अप, या बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। बूस्ट का जो प्रोडक्ट है उससे वैसे ही समझ में आ जाता है कि ये बूस्ट करने का मतलब होता है मोटिवेट करना, ठीक है। क्या करना? मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। तो ये आपका यहां पर मीनिंग आ रहा है पॉजिटिव सेंस में। बस आपको जो है देखना है कि ये 4 जो पर्टिकुलर हमारे इडियम्स है इनमें से कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो सभी के अलग अलग मीनिंग हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। देखो सबसे पहले पहला वाला क्या दिया है? अ शॉट इन द आर्म। दोस्तों इस इडियम का मीनिंग भी होता है, अ शॉट इन द आर्म का मतलब होता है बूस्टअप, बूस्टअप या फिर मोटिवेट, ठीक है। बूस्टअप या फिर मोटिवेट इसका मीनिंग होता है। फिर कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बोलते हैं ना कि दिस बुक इज सो एक्सपेंसिव दैट इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ये किताब इतनी महंगी है कि ये मुझे आर्म और लेग दोनों कॉस्ट करती है। इसका क्या मतलब है? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा,
ठीक है, जब भी दोस्तों इस तरह का कुछ बोलना हो कि ये चीज जो है नहीं नहीं मैं इसको नहीं लेने वाला हूं, ये बहुत महंगी है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे देखो, नो आई कांट अफोर्ड, नो आई कांट अफोर्ड इट as it cost an arm and a leg। ये वाक्य आपका हो गया एग्जाम्पल कि नहीं मैं जो है इसको नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि ये क्या है, बहुत महंगी है। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारा बी का मीनिंग हो गया जो इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, शॉर्ट इन द आर्म, बूस्ट अप, मोटिवेट करना, तो ये हो सकता है। उसके अलावा देखो अ बाइट एट द चेरी, अब ये बहुत सारे बच्चों के लिए जो है नया ईडियम होगा। अ बाइट एट द चेरी मतलब क्या है इसका, कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यू पीपल, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यू पीपल, कि केवल कुछ लोगों के लिए जो है अवसर प्राप्त है। मतलब देखो अ बाइट एट द चेरी, इसका मतलब कोई एक ऐसा ऑफर है मान लीजिए, और उस ऑफर में केवल कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम निकलती है और कोई एग्जाम निकलती है और मान लो उसके अंदर जो नंबर ऑफ अलॉटेड जो सीट है वो बहुत कम है, मान लीजिए 500 सीट है, अलॉटेड सीट जो है मान लीजिए 500 है और 10 लाख लोगों ने जो है उसमें फॉर्म भरा हुआ है। तो उस कंडीशन में आप सोचो कि आप बोल सकते हो इट इज दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज लाइक अ बाइट एट द चेरी, कि इतने कम लोगों के लिए यहाँ पर मौका है ना, बहुत कम चांसेस हैं उसमें क्लियर करने के। तो इस तरह की जो ये आपका पर्टिकुलर ईडियम है और इसका मीनिंग होता है कि अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यू पीपल, और ये आपका बिल्कुल अलग जा रहा है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। अ लेग अप, लेग अप का मतलब होता है सपोर्ट। क्या मतलब होता है? सहारा प्रदान करना, किसी को सपोर्ट करना या किसी को बूस्ट अप करना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना या उसको क्या करना दोस्तों, मोटिवेट करना, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करना, उसको एक तरह से उसकी जो परेशानी है उसको दूर करने में उसकी सहायता करना। तो इस तरह से ये भी जो है इससे सिमिलर है ना, इससे मैच कर रहा है। तो ए वाला भी हमारा राइट है और डी वाला भी राइट है। इसका मतलब ध्यान से देखो दोस्तों, लास्ट वाला हमारा जो ई का ऑप्शन है वो आप देखो ए और डी दोनों इसमें दिया है। इसका मतलब जो राइट आंसर है हमारा वो ई है, ठीक है। ए डी ई तीनों को आपको टिक नहीं करना है, आप नहीं करोगे मुझे पता है, इतने समझदार तो हो आप लोग, बट बता रहा हूं कि ये जो है बोथ ए और डी ये ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, बूस्ट का दो ईडियम उसके जैसे होते हैं, एक तो शॉर्ट इन दी आर्म और दूसरा जो है अ लेग अप। ठीक, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 168 था उसका जस्ट अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? देखो उसमें आपके सामने एक वर्ड दिया था, ठीक है, उसके बूस्ट जो है एक वर्ड आपके सामने दिया था और उसके ऊपर जो है 4 इडियम्स दिए हुए थे। इस क्वेश्चन में बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक ईडियम दिया हुआ है, ठीक है ना, ईडियम दिया हुआ है और ये चारों जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स इसमें से किसी एक के पास है, ठीक है ना। तो 4 आपके वर्ड्स हैं, आपको पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर ईडियम है डाइम अ डजन, इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कोई सेंटेंस की हेल्प लेकर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखो कि वेबसाइट्स रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस आर डाइम अ डजन, ठीक है। अब आप अगर अपना दिमाग लगाओगे ये वेबसाइट्स रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस की, ये जो वेबसाइट्स है हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग वाली जो वेबसाइट्स है आर डाइम अ डजन। तो दोस्तों आप
कंफ्यूज होने वाले हो, मैं तो सीधा सीधा आपको बता देता हूं, आप कंफ्यूज इसलिए होने वाले हो दोस्तों क्योंकि इडियम्स जो होते हैं इसमें कोई तुक्का नहीं चलता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल साफ शब्दों में, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इडियम्स में कभी कोई ट्रिक मत लगाना, तुक्का मत लगाना, एकदम आपको इडियम के मीनिंग आना चाहिए, बस बात खत्म। मीडियम उसके जो मीनिंग है एग्जैक्टली वो क्या है वो पता होना चाहिए, तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। आप देखो डाइम अ डजन, इसका मतलब क्या होता है? डाइम अ डजन का मतलब होता है ऑर्डिनरी। क्या मतलब होता है? ऑर्डिनरी, ठीक है, या फिर कॉमन। क्या होता है? कॉमन, सामान्य, मतलब बिल्कुल नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं, ये इसका मीनिंग होता है। मतलब एक कोई साधारण, बेसिकली कोई उसमें असाधारण क्वालिटी जिसमें ना हो, है ना, साधारण, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक, तो आप देखो डाइम अ डजन। अब आप देखो कि ये जो वेबसाइट्स है किसके ऊपर, हेल्थ और फिटनेस के ऊपर जो वेबसाइट्स है वो कोई बहुत असाधारण नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है और ये बहुत सारी है ना, बहुत टू मच है, मतलब ये इसमें बताया जा रहा है। और ऑर्डिनरी है, उसमें कुछ यूनिकनेस उसके अंदर नहीं है, सो मेनी है ना। इसको अलग अलग सेंस पे भी ले सकते हो आप, इसको ऑर्डिनरी सेंस में भी ले सकते हो, आप उसको ये भी ले सकते हो कि कॉमन है, बहुत सारी है, ठीक है, उस सेंस में भी आप ले सकते हो। मतलब यहां 4 ऑप्शंस में से डी वाला ऑप्शन जो कॉमन वर्ड है वो आपका दोस्तों राइट वर्ड हो गया। ठीक है, बिल्कुल आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शंस में जाओगे, आर रेयर, आपको लगेगा हाँ ये भी हो सकता है, वेबसाइट हेल्थ और फिटनेस के ऊपर रेयर है। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर बहुत सारी वेबसाइट्स है हेल्थ फिटनेस पर, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ये हो सकता है कि ऐसी वेबसाइट जो हेल्थ और फिटनेस के ऊपर है वो इंफॉर्मेटिव है, बिल्कुल आप कहोगे सही है, ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है ना। यही तो मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि बहुत सारी है, लेकिन आपको वो देखना है कि इसका मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको वो देखना है, आपको ग्रामर के हिसाब से इसको करेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको पता होना चाहिए कि ये डाइम डजन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है दोस्तों ऑर्डिनरी, कॉमन, नॉर्मल, मैंने आपको बता दिया, ठीक। इंफॉर्मेटिव, मिसलीडिंग, हेल्पफुल, ये कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों ईडियम्स के बारे में तो यही बताऊंगा कि आप लोग पढ़ो, ठीक है। कुछ 100 ईडियम्स भी अगर आपने पास्ट के पेपर्स के आए हुए ईडियम उसका भी रिवीजन कर लिया तो उसी से रिपीटेड आता है, कोई एकदम ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं आने वाला है। तो आप उसी की अच्छी से प्रैक्टिस करो तो आपका ईडियम जो है खास करके वो पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो 170 वाला हमारा क्वेश्चन, ऑल द वर्कर्स आर हेल बेंट एट getting what is due to them as the management refuse to accept their demands। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप देखो कि कुछ ना कुछ आपका, इसको आप फ्रेज रिप्लेसमेंट के सेक्शन में भी ले सकते हो दोस्तों, और वर्ड एरर का ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है, ठीक है। वर्ड एरर में भी ये हो सकता है और फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका हो सकता है। आप देखो वर्ड हमारे क्या लिखे हैं, हेल बेंड एट गेटिंग। अब इसमें आपका एक प्रीपोजिशन का एरर है, ठीक है। प्रीपोजिशन का क्या एरर है मैं पहले ही आपको बता देता हूं। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है दोस्तों कौन सा, हेल बेंड, याद रखना हेल बेंड जो है इसके साथ एट प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। इसके साथ क्या आता है फिर, या तो ऑन प्रीपोजिशन होगा या फिर इसके साथ अपॉन प्रीपोजिशन होगा। इन दोनों में से कोई एक प्रीपोजिशन होने वाला है, उसके अलावा आपके पास इसका कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होने वाला है। इसका क्या मतलब है कि ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, फिक्स प्रीपोजिशन है। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े आपको 1-2 वर्ड से आपको ये चीज दिमाग में एकदम रिवाइंड हो जाना चाहिए कि हेलमेंट कभी भी आया उसके साथ कभी भी हम लोग एट या कुछ और नहीं लगाएंगे सिवाय ऑन या फिर अपॉन। देखो दोनों आ सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऑन अपॉन का ऑप्शन आया तो क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन देंगे क्योंकि दोनों ही यहां पर करेक्ट है,
ठीक है, दोनों के मीनिंग थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं बट दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, आप देखो कि ऑल द वर्कर्स आर हेल बेंट, क्या होगा राइट आंसर, ऑन गेटिंग या अपॉन गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। अच्छा, हेल बेंट का व्हाट इज पूरा समझ लेते हैं पहले, व्हाट इज ड्यू टू देम एज द मैनेजमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर डिमांड। इसका क्या मतलब है, जितने भी वर्कर हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, है ना। व्हाट इज ड्यू टू किसके लिए, प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, जो उनकी मांगे हैं या जो उनके बकाया है उसको प्राप्त करने के लिए। और ऐसा क्यों वो कर रहे हैं, क्यों वो गुस्से में है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है उन्होंने उनकी जो डिमांड्स है उसको, उनकी जो मांगे हैं उसको मानने से मना कर दिया। अब जब मैनेजमेंट ने उनकी मांगों को मना कर दिया, ठुकरा दिया, उस केस में सारे वर्कर्स एक साथ बिल्कुल गुस्से में होकर चिल्लाने लगे, नारे लगाने लगे और एकदम उग्र हो गए। तो यहां पर हेल बेंट एट गेटिंग का मतलब होता है मोटिवेटेड, ठीक है ना, क्या मतलब है, मोटिवेटेड या एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड, इस तरह का यहां पर सेंस हो गया। ठीक, अब क्या होगा, ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, आंसर हमारा जो है अपॉन गेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑप्शंस के भरोसे होंगे, तुक्का मारने के उसमें फिराक में होंगे, तो आप बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल 100% गलत करने वाले हो आप लोग अगर ऐसा करोगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन में गारंटीड बता रहा हूं आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए राइट आंसर पहले से बिना ऑप्शन देखे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो हेल बेंट टू गेट नहीं होता है, हेल बेंट टू गेट ये बैंड है और ये बेंट है, इतना सा फर्क है। फॉर गेटिंग नहीं होता है, ठीक है, उसके अलावा अपॉन होगा, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शंस तो मैं कहूंगा आप देखो मत, सीधा पहले ही सॉल्व करो और उसके बाद ये सब याद रखने वाली चीजें आप देखो, इडियम मैंने आपको बता दिया, प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन मैंने आपको बता दिया, इसके जो मैंने आपको सेशंस लिए हैं फिक्स प्रीपोजिशन के, उसके अंदर हमने बहुत सारे प्रीपोजिशंस डिस्कस करे हैं दोस्तों। वो क्लास आप लोग फिर से ज्वाइन करो, उसको जो है वापस से रिवाइंड करो, वो वीडियोस देखो, उससे आपको क्लियर होगा। मैंने इडियम्स के ऊपर काफी सारे लेक्चर्स बनाए हैं, तो वो इडियम के सेशन आप लोग वापस से अटेंड करो, तो उससे क्या होगा कि आपको पूरा इसका नॉलेज बनेगा और आप इस क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से इनको कर सकते हो। ठीक है ना, वही उसका एक रास्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।